नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। हमारे देश में कितने ही लोग इस चलते जान गंवा देते हैं कि उन्हें वक्त पर अंग नहीं मिल पाता है, क्योंकि अंगदान बहुत कम होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट दुनिया भर में मेडिकल फील्ड में एक ऐसा फैक्टर बनकर उभरा है जिसके जरिए हर साल लाखों लोगों की जान बचाई जाती है। हालांकि भारत उन देशों में है जहां ऑर्गन डोनेशन रेट दूसरे पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी कम है। तो अब यहाँ पर एक नई जो भारत सरकार है इस दिशा में कदम उठा रही है और वन नेशन वन पॉलिसी लागू की है, जिससे ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन जो है वो आसान हो सकेगा। तो वन नेशन वन पॉलिसी से जुड़े कुछ नियम जो हैं उसमें आज से बदलाव किया गया है। क्या कुछ बदलाव किए जा रहे हैं वो हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। अब अंग लेने वालों को होगी आसानी। किसी भी राज्य में अब रजिस्ट्रेशन जो है वो हो सकेगा। डोमिसाइल की जो आवश्यकता अब तक पड़ती थी, अब उसे हटा दिया गया है। किसी भी राज्य में फीस नहीं देनी होगी, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां पर फीस लगती थी। अंगदान को अब स्कूलों में भी पढ़ाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को यहां पर जागरूक इस मामले में किया जा सके। तो एक बड़ी पहल यहां पर होने जा रही है। अंगदान को लेकर वन नेशन वन पॉलिसी का जो नियम है उसे यहां पर लागू किया जा रहा है। आपको एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी हम बता दें कि किस तरह से अगर हम ट्रांसप्लांटेशन की बात करें, ऑर्गन डोनेशन की बात करें, तो हम दूसरे पश्चिमी देशों के मुकाबले हम पीछे हैं। यहाँ पर भारत में जो ऑर्गन डोनेशन होता है वो कम होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत में ऑर्गन डोनेशन रेट जो है प्रति 10 लाख सिर्फ 0.3% है। और वहीं पश्चिमी देशों की बात की जाए तो वहां पर ऑर्गन डोनेशन रेट प्रति 10 लाख 36% है। रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परिमल, एक बड़ी खबर ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और डोनेशन को लेकर यहाँ पर सामने आई है। जो नियम बदले गए हैं, किस तरह के बदलाव अब जो हैं वो किए जा रहे हैं? क्योंकि हम देखते थे कि पहले कुछ राज्यों में इसको लेकर फीस भी ली जाती थी, एक उम्र सीमा जो थी वो भी तय की जाती थी, और एक बहुत बड़ी आसानी जो है अब वो लोगों को होने जा रही है। निश्चित तौर पे इस पे 3 बदलाव बहुत अहम है अदिति। पहला तो ये कि पहले डोमिसाइल की जरूरत होती थी और डोमिसाइल आपको देना होता था। आप जिस राज्य के होते थे सिर्फ वहीं पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे। वो पाबंदी अब खत्म हो गई है। आप किसी भी राज्य में चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरी बड़ी दिक्कत ये थी कि आपको 5 से 10 हजार रुपए, कहीं पे 5,000, कहीं पे 10,000 के आसपास फीस थी, रजिस्ट्रेशन फीस। ये कुछ राज्यों तक सिमटी हुई थी, उस फीस को खत्म किया गया है। तीसरा जो अहम बदलाव किया गया कि 65 साल से ऊपर के जो लोग थे वो इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते थे। अब लोटो ने इस बात की इजाजत दे दी है कि वो लोग भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि जीने का अधिकार हर किसी को है। तो ऐसी सूरत हाल में ये बदलाव किया गया है। और साथ में यहाँ पे ये भी बताने वाली बात है कि जो फीस से 5 से 10 हजार रुपये हम कह रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, गुजरात, इन तमाम जगहों पे पैसे लिए जाते थे रजिस्ट्रेशन करवाने को लेकर। सरकार इस पॉलिसी को लेकर बहुत गंभीर है, लेकिन क्योंकि राज्य का सब्जेक्ट हो जाता है हेल्थ, तो एक कंसल्टेशन का दौर जारी है। लेकिन इस कंसल्टेशन के दौर में ये बड़ा 3 बदलाव किया गया है, जो पब्लिक को अगर सुन पा रहे होंगे तो फिर से अगर बता दें कि 65 साल से अधिक उम्र के लोग रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं कैडेवर के लिए। दूसरी नंबर चीज ये कि फी अब उनको नहीं चुकाना होगा। तीसरी नंबर चीज ये कि देश के किसी भी राज्य में चाहें तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर उनको अंग की जरूरत है, कैडेवर की जरूरत है तो। बिल्कुल। यहाँ पर परिमल, जो एक और चीज हम देख रहे हैं, जो नियमों में बदलाव किए गए हैं उसके तहत अब स्कूलों में भी जो अंगदान है, जो डोनेशन है, वो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जो एक बहुत बड़ी पहल के तौर पर देखा जाएगा। क्योंकि अगर शुरुआत से ही ये बात जहन में डाल दी जाए तो एक अच्छे नागरिक के तौर पर हर इंसान जो है वो अंगदान कर सकता है। और ऐसे में हमारे देश में भी कई ऐसे लोगों की जान बचाई जा सकती है जो अंगदान न होने के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। निश्चित तौर पे हम लोगों ने कई बार एनडीटीवी के जरिए भी मुहिम चलाया थी, आपको याद हो तो, और कोशिश यही रहती थी कि लोगों को जागरूक किया जाए कि आप अंग अगर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कई जिंदगियां बच सकती हैं। एक आदमी अगर ब्रेन डेड हो जाता है या पहले से उसने अंगदान को लेकर अपनी स्वीकृति दी हुई है कि उसके मरने के बाद उसके अंग डोनेट कर दिए जाएं, तो कई जानें बचती हैं। 6 जान के आसपास एक आदमी जो है वो बचा सकता है, नए लोगों को जान दे सकता है। और ऐसी सूरत हाल में जब बच्चे होते हैं तो बच्चे के पाठ्यक्रम में इसको शामिल करना भी बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अगर शुरुआत से सोच बनेगी तो आगे चलकर यही बच्चे जो है कल को इसके प्रति आगे भी आएंगे। हो सकता है अपने पेरेंट्स को भी वो इसको लेकर कहें कि आप लोग भी आगे आइए, अंगदान को लेके जो फॉर्म होता है, फिलअप करना होता है, वो कीजिए। तो कई बार मुश्किल हालात पे लोग अंगदान करते हैं जब ब्रेन डेड की सिचुएशन होती है, और कई बार स्वेच्छा से होता है। हालांकि इसकी संख्या जो है लगातार बढ़ी जरूर है, लेकिन उतनी पर्याप्त नहीं है। जितनी वेटिंग लिस्ट है उस हिसाब से फिलहाल जो है लोग जो है अंगदान को लेकर आगे नहीं आ रहे हैं। तो ये पाठ्यक्रम में शामिल करने के पीछे मकसद यही है कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसमें अंगदान करें ताकि कई जिंदगियों को बचाया जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया परिमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अब तक किसी भी उम्र के जो लोग हैं उनका अब रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अब तक सिर्फ 65 साल वालों से ज्यादा जो थी उन लोगों पर रोक लगाई गई थी। तो एक ये बड़ा कदम इस लिहाज से सरकार ने यहाँ पर उठाया है जिससे अंगदान जो है उसे और बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली हज कमेटी का नियंत्रण जो है वो निकल गया है। कौसर जहां दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष बन गई हैं। बीते महीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात को लेकर आपत्ति भी दर्ज करवाई थी कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिना निर्वाचित सरकार से सलाह मशवरा किए दिल्ली हज कमेटी के सदस्य नियुक्त कर दिए। दिल्ली हज कमेटी अध्यक्ष के लिए आज चुनाव हुआ जिसमें 3-2 के बहुमत से बीजेपी कार्यकर्ता कौसर जहां दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष चुन ली गई हैं। कौसर जहां को बीजेपी का समर्थन था। चुनाव में 3 ही वोट पड़े हैं। 2 सदस्यों गौतम गंभीर, मोहम्मद साद और खुद कौसर जहां ने उनके लिए वोट किया। 2 सदस्यों आम आदमी पार्टी के विधायकों अब्दुल रहमान और हाजी यूनुस ने बायकॉट किया है, जबकि कांग्रेस की पार्षद सदस्य जो है नाजिया दानिश वो यहाँ पर वोटिंग के दौरान उपलब्ध नहीं रही। तो यहाँ पर एक झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा था। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको सुनवाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से निकल कर आई है। सौरभ भारद्वाज और आतिशी को आपको सुनवाते हैं। इस बार हज समिति के जो मेंबर्स बने उसके अंदर उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली वालों के साथ बेईमानी की और इतनी बड़ी बेईमानी है एलजी साहब ने की कि जो नाम सदियों से वर्षों से चुनी हुई सरकार भेजा करती थी उनको चोरी छुपे बदलकर नए नामों को डाल दिया गया। आज दिल्ली में हज कमेटी का एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक चुनाव हुआ है। ना सिर्फ जो चुनाव हज कमेटी के चेयरमैन का हुआ है ये गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है, जो हज कमेटी का नोटिफिकेशन हुआ है, जो हज कमेटी दिल्ली में बनी है वो कमेटी ही गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा जुड़ गए हैं। शरद, ऐसा कोई भी मुद्दा बच नहीं रहा है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो आमने सामने ना आए। अब यहाँ पर हज कमेटी का जो मामला आया, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हम नेताओं को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक तो चुनाव की बात हमने सुनी ही नहीं क्योंकि जो होता था वहीं पर हो जाता था। अब ये जो नियंत्रण हज कमेटी का आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल गया है उसके बारे में बताएं कि ये हुआ क्या है और अब ये विवाद किस तरह से आगे बढ़ रहा है। अदिति, अभी तक होता यह था कि जो दिल्ली में सरकार होती थी, जो चुनी हुई सरकार होती थी, वो प्रस्ताव भेजती थी और उसी पर सलाह मशवरा होके, चर्चा होके, कई बार होता था कि सरकार जो चाह रही है एलजी नहीं चाह रहे, लेकिन होता यही था कि सरकार की सलाह के साथ ही दिल्ली हज कमेटी के जो नाम हैं, जो लोग उसके अंदर आ रहे हैं, एलजी उसको नोटिफाई किया करते थे, लेकिन जो चुनी हुई सरकार है उसी की चला करती थी। लेकिन इस बार ये हुआ है कि एलजी ने अपनी तरफ से जो नाम है वो उस कमेटी के अंदर डाल दिए। जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर आपत्ति की और ये कहा कि आपने गैर संवैधानिक काम किया है, गैर कानूनी काम किया है, तो उपराज्यपाल ने ये कहा कि ये जो दिल्ली हज कमेटी का मामला है ये राज्य सरकार या दिल्ली की विधानसभा के तहत नहीं आता है, ये यूनियन लिस्ट का मैटर है और इसलिए उन्होंने अपने विवेक से इसमें फैसला किया है। अब सही क्या है गलत क्या है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 2 चीज हम अपनी तरफ से ये कह सकते हैं कि पहले से जो होता आ रहा था वो यही था कि चुनी हुई सरकार जो कहती थी वही हुआ करता था। और दूसरा जो है, अगर उपराज्यपाल ये कह रहे हैं कि अपने डिस्क्रिशनरी पावर उन्होंने इस्तेमाल किया, राज्य सरकार का मामला ही नहीं है, तो इससे पहले इसका मतलब जो हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। तो इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी भले ही ये कह रही है कि कोई बड़ा मामला नहीं है, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी को ये झटका ज़रूर है क्योंकि ये बोर्ड, ये कमेटी, ये कॉरपोरेशन ही तो होते हैं सरकार के पास में, जहां सरकार जो होती है या कोई पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो अपने लोगों को तैनात करवाती है और अपने लोग सेट भी होते हैं, इस तरह से एडजस्ट भी की जाते हैं और इस तरह से सरकार अपना नियंत्रण जो है वो पूरे राज्य पर रखती है। तो इस तरह से एक अहम समिति जो है वो दिल्ली सरकार के हाथ से निकल गई है। सर शरद, बहुत ही संक्षेप में, क्या अब कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार? संकेत तो ऐसे नहीं मिल रहे हैं अदिति कि आम आदमी पार्टी या सरकार
कोर्ट जाएगी, क्योंकि उससे पहले पार्टी या सरकार ये देख रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सर्विसेज के मामले में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला जो पेंडिंग है उसमें क्या फैसला आता है, क्योंकि कोर्ट आप चले जाइए लेकिन बहुत लंबा समय लग जाता है और वकीलों को भी काम पे लगाना पड़ता है, सारा सिस्टम लगाना पड़ता है। तो इसलिए फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि इस मामले के अंदर आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी की सरकार कोर्ट जा रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक और मामला जिस पर आमने सामने नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी, और यहाँ पर हज कमेटी का नियंत्रण जो है वो आम आदमी पार्टी के हाथ से अब निकल गया है। आगे बढ़ते हैं, निक्की यादव मर्डर केस की बात करते हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 10 फरवरी को आरोपी साहिल गहलोत ने सुबह 9 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट और राजघाट के बीच में एक पार्किंग में खड़ी गाड़ी के भीतर 23 साल की निक्की यादव की डेटा केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर 40 किलोमीटर दूर गाड़ी की अगली सीट पर रखकर निक्की को अपने मित्राओं गांव ले गया और ढाबे के फ्रीजर में रखकर उसी रात दूसरी लड़की से शादी रचाई है। ये अब नई बात निकलकर सामने आई है। पुलिस अब अलग अलग जगहों से सीसीटीवी जब्त करने के साथ ही आरोपी साहिल को उन तमाम जगहों पर ले जाकर कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है जहां पर 10 फरवरी को निक्की और साहिल साथ साथ गए थे। हमारे सहयोगी परिमल कुमार की रिपोर्ट। वो बोल रही थी मैं पीएचडी करके अपना प्रोफेसर बनना चाहती हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, वो लिव इन में रह रहे थे, क्या रह रहे थे, ये सब झूठ बोली जा रही है जी। हमारे को किसी पूरे परिवार को किसी को इस बारे में कोई नहीं पता कि लिव इन में रह रही थी या कुछ भी रह रही थी, ये सब झूठ बोली जा रही है। निक्की की हत्या से उसके पिता और परिवार के सपनों का भी कत्ल हो गया। माहौल गम का तो है ही, पर साहिल के साथ निक्की के लिव इन में रहने की दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर परिवार गुस्से में भी है। अब आरोपी साहिल के लिए परिवार की मांग सख्त सजा की है। मैं यही बोलना चाहूँगा, मेरी बेटी को जिसने मारा है उसको कानून सजाए फांसी दे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम बुधवार को निक्की के उत्तम नगर में किराए वाले घर पर पहुंची और बिल्डिंग और इलाके के सीसीटीवी और डीवीआर को कब्जे में लिया। साहिल ने पूछताछ में माना कि 10 फरवरी को सुबह 9 बजे के करीब राजघाट और कश्मीरी गेट के बीच निगमबोध घाट के पास एक पार्किंग में डाटा केबल से गला दबाकर उसने निक्की की हत्या कर दी। ये एक तरफ रास्ता कश्मीरी गेट से आ रहा है तो दूसरी तरफ अगर आपको दिखाएं तो ये राजघाट की तरफ जाने वाला रास्ता है। अब क्राइम ब्रांच की टीम इस इलाके के सीसीटीवी को भी खंगाल रही है और क्राइम सीन को कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश में भी जुटी है। दिल्ली पुलिस को साहिल ने बताया कि 9 फरवरी को सगाई के बाद रात 1 बजे के आसपास वो अपने चचेरे भाई की वर्ना कार से घर से निकला। फिर उत्तम नगर में निक्की के किराए के फ्लैट पर गया। 3-4 घंटे वहां रुकने के बाद तड़के 5 बजे वह निक्की के साथ निकला। फिर दोनों निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन गए। निक्की के पास गोवा की टिकट थी, लेकिन जब साहिल को गोवा का टिकट नहीं मिला तो फिर दोनों आनंद विहार की तरफ गए। वहां से जब उन्हें हिमाचल की बस नहीं मिली तो फिर दोनों राजघाट की तरफ होते हुए कश्मीरी गेट पहुंचे। 10 तारीख को ही साहिल की शादी थी, इसलिए परिवार वाले लगातार साहिल को फोन करने लगे, जिसके बाद साहिल ने घर जाने की बात कही और निक्की और साहिल के बीच झगड़ा हुआ और सुबह 9 बजे के आसपास साहिल ने निक्की की डेटा केबल से गला दबाकर हत्या कर दी और फिर निक्की की डेड बॉडी को उसने आगे की सीट पर ही लिटाया और बेल्ट लगाकर अपने मित्राओं गांव ले जाकर सुबह 10:30-11 बजे के बीच अपने बंद ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। गिरफ्तारी के बाद बुधवार से आरोपी साहिल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। गुरुवार को पुलिस साहिल को उन जगहों पर लेकर गई जहां हत्या के दिन वो निक्की के साथ गया था, ताकि पुख्ते तौर पर आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाए जा सके। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और खबर आई यूपी से, जहां पर बलिया जिले में एक वृद्ध महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। खबरों के मुताबिक बलिया के बिघा गांव में ये महिला नल से पानी की सप्लाई के लिए पाइप लगवा रही थी, जिसे लेकर पड़ोसी के साथ विवाद हो गया। इसके बाद दबंगों ने उस महिला की बुरी तरह पिटाई कर दी। वायरल वीडियो कल का बताया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। आपको सुनवाते हैं यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक है उनका क्या कुछ कहना है। ये थाना बांसडी रोड के बिगही गांव का मामला है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो एक वृद्ध महिला को पीट रहा है। उस संबंध में जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई, पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर के संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। बांसडी रोड की टीम
अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। अभी जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें एक लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। शीघ्र ही जो भी इसमें अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या था मामला, क्यों पीटा? जैसा जानकारी में आया है कि पानी का पाइप बिछाने को लेकर के, पड़ोसी हैं दोनों लोग, उसी में विवाद हुआ है। कितने लोगों को मुकदमा दर्ज हुआ है? 2 लोगों पे अभियोग पंजीकृत हुआ। आगे बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां पर भोपाल इंदौर हाईवे पर सीहोर में तकरीबन 10 किलोमीटर का जाम लग गया है। कुबेरेश्वर धाम जा रहे श्रद्धालुओं की वजह से गाड़ियों का चलना यहां पर मुश्किल हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी भीड़ यहां पर कुबेश्वर धाम जा रहे लोगों की जुटी हुई है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी का। अनुराग, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि लंबा ये हाईवे है और अगर इस पर 10 किलोमीटर का जाम लग गया है तो काफी परेशानियां यहाँ पर लोगों को उठानी पड़ रही होंगी। हालात बेकाबू हैं। जो कथावाचक हैं प्रदीप मिश्रा, उनके कुबेरेश्वर धाम में जो लगभग 52 एकड़ में फैला हुआ है और वहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से एक अनुमान ये है कि 10 लाख के करीब लोग यहां पर आ गए हैं रुद्राक्ष लेने के लिए, और इसकी वजह से कल से ही रुद्राक्ष बांटना उन्होंने शुरू कर दिया था। अभी तक 5 लाख से ज़्यादा रुद्राक्ष बांट चुके हैं, लेकिन एक महाराष्ट्र से महिला आई थी मंगलाबाई, 50 साल की, उनकी मौत हो गई और संभवतः वो बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है। लेकिन इछावर रोड पर लगभग 7 किलोमीटर लंबा, भोपाल इंदौर हाईवे पर 10 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा जाम लग गया है, और जबकि 18,000 स्क्वायर फीट के 5 डोम बनाए गए हैं श्रद्धालुओं को रहने के लिए, लेकिन तमाम इंतजामात नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। 700 से ज़्यादा पुलिसकर्मी वहाँ पर हैं, लेकिन इतने लाखों की भीड़ में वो बहुत कम साबित हो रहे हैं। इसके अलावा जो आरएसएस, बजरंग दल और वहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये सब मिलाकर कुल 15,000 लोग हैं व्यवस्था संभालने के लिए। जो कुबेरेश्वर धाम के लोग हैं उनको भी मिला दें तो इसके बावजूद भीड़ संभाले नहीं संभल रही है। जहाँ पर रुद्राक्ष बांटा जा रहा था, जो कार्यक्रम अब रोक दिया गया है, वहाँ पर भी ज़बरदस्त धक्का मुक्की हो रही है। वहाँ तक पहुँचना किसी मीडिया वाले के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ मोबाइल से जो फुटेज आ रहा है वो भी अपने आप में भयावह है। मुख्यमंत्री कल वहाँ जाने वाले थे, लेकिन भारी भीड़ की वजह से उनका भी कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। लेकिन अदिति, सोचिए, ये बहुत व्यस्त हाईवे है भोपाल इंदौर का। अगर कोई बीमार है, कोई और बात है, तो उसको कितनी दिक्कत हो रही है। साल दर साल ये दिक्कत बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ठीक से ना ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, ना लोगों की भीड़ को संभालने की कोई व्यवस्था वहाँ पर हो पा रही है। बिल्कुल अनुराग, संक्षेप में जानना चाहेंगे, ये जो रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है, ये 7 दिनों तक खबर मिल रही है कि चलने वाला है। ऐसे में क्या सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी या ये इसी तरह से बेतरतीबी जो है वो बनी रहेगी? फिलहाल तो जो तस्वीरें आ रही हैं अदिति, ये बेतरतीब ही चल रहा है। और जिस तरह से बाबाओं का बोलबाला हो रहा है मध्य प्रदेश में, चाहे बागेश्वर धाम हो, वहाँ पर भी एक महिला की किडनी की समस्या की वजह से आई थी, उनकी मौत हो गई। लेकिन वहाँ पर जाकर जो पीसीसी अध्यक्ष है कमलनाथ, वो भी मत्था टेक आते हैं, मुख्यमंत्री भी वहाँ पर चले जाते हैं, तो तमाम वीवीआईपी मूवमेंट भी होता है। तो ऐसे में उनको व्यवस्थित या नियंत्रित करने के लिए कोई नियम कायदे कानून है भी तो ज़मीन पर दिख नहीं रहे हैं, और ये अव्यवस्था चारों तरफ फैली हुई दिख रही है पूरे मध्य प्रदेश में, और खासकर अभी कुबेरेश्वर धाम में इंदौर भोपाल हाईवे पर। शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो अनुराग, जो तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं वो हम देख सकते हैं, 4 लेन हाईवे है ये भोपाल और इंदौर का, और बहुत ही एक जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण हाईवे है ये, उस राज्य को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, अलग अलग शहरों को, इलाकों को। लेकिन जिस तरह की भीड़ यहाँ पर प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम के लिए जुट रही है, उसने लोगों की परेशानियों को खासा बढ़ा दिया है। आगे बढ़ रहे हैं, बस्तर की बात करते हैं, जहां पर पिछले 10 दिनों में बीजेपी से जुड़े 3 नेताओं की हत्या हो चुकी है। हत्या का आरोप नक्सलियों पर लग रहा है। पुलिस महानिदेशक ने इस मामले में खत लिखकर एनआईए से जांच करने को कहा है, और वहीं बीजेपी का आरोप है कि उसके नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। इधर पुलिस ने बस्तर में नेताओं के लिए दौरे से पहले पुलिस को सूचना देना अब अनिवार्य कर दिया है, ताकि संबंधित व्यक्ति के लिए उचित सुरक्षा इंतजाम जो है वो किए जा सके। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। 16 जनवरी बीजेपी जिला मंत्री बुधराम करटाम का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। 5 फरवरी बीजापुर बीजेपी मंडल अध्यक्ष नीलकंठ कक्केम की हत्या हो गई। 10 फरवरी नारायणपुर बीजेपी उपाध्यक्ष सागर साहू को उनके घर में मार डाला गया। 11 फरवरी इंद्रावती नदी के पार दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले की सरहद पर बीजेपी नेता रामधर अलामी की हत्या हो गई। 4 जिलों में 4 भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथियों की निर्मम हत्या हुई है, वो चाहे नारायणपुर हो, बीजापुर हो, बस्तर हो या दंतेवाड़ा। जिस प्रकार चिन्हित करके सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में 4 हत्याएं भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथियों को हुआ है, तो ये
निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कहीं न कहीं साजिश का हिस्सा है। हिंसाओं का दौर बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के ऊपर प्रत्यक्ष आरोप लगाए जा रहे हैं। अब उस आरोप से मुक्ति पाने के लिए, पल्ले झाड़ने के लिए बोल रहे हैं कि एनआईए से जांच कराया जाए। इन नेताओं की हत्या के खिलाफ छत्तीसगढ़ के बस्तर में 12 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। इसे बड़ी साजिश बताया। इसके बाद राज्य की 90 विधानसभा सीट में विरोध प्रदर्शन होगा। 17 फरवरी को 4 संभाग के 78 विधानसभा क्षेत्र में मंडल स्तर पर 2 घंटे के लिए राज्य की 400 से अधिक सड़कों को जाम कर शक्ति प्रदर्शन होगा। वहीं पुलिस इस मामले में एनआईए जांच की बात कह रही है। पहले भी जब हम लोग जांच कर रहे थे तो एनआईए सीधा टेक ओवर कर ली थी और हम लोग कोर्ट में, मतलब वो लोग कोर्ट भी, हम जो एसआईटी वगैरह गठन किए उसके खिलाफ कोर्ट भी गए। और अभी जब इस प्रकार से और घटनाएं घटी है तो इस मामले में डीजी ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखा है कि इसकी भी जांच एनआईए से करा ले ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग संतुष्ट हो सकें। 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी विधायक भीमा मंडावी सहित 5 लोगों की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। मंडावी बस्तर में बीजेपी के इकलौते विधायक थे। छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी बस्तर की 12 सीटों से खुलती है, जिसमें सब पर कांग्रेस का कब्जा है। इसलिए साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी बुगुल भी बस्तर से ही फूंका। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसका दावा है कि उसने नक्सलियों को खदेड़ दिया है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, उसका भी दावा है कि नक्सली काबू में हैं। तो फिर आखिर ये हत्याएं कौन और कैसे कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बस्तर से अपने सहयोगी विकास तिवारी और रायपुर से जुल्फिकार के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे बीबीसी में जो सर्वे चल रहा है उसका आज तीसरा दिन है, लेकिन माना जा रहा है कि आज ये सर्वे खत्म हो सकता है। तुर्की में आए भीषण भूकंप के निशान अब तक बरकरार हैं। जगह जगह मलबे से अब भी लोगों को बचाने का सिलसिला जारी है। एनडीआरएफ के मुताबिक उसकी टीम अभी कुछ और दिन टर्की में रहेगी, क्योंकि अभी बचाव का काम खत्म नहीं हुआ है। तुर्की और सीरिया में आए शक्तिशाली भूकंप से दोनों देश करीब करीब तहस नहस दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा खबरों के मुताबिक अब तक करीब 41,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि घायलों की तो सटीक गिनती है ही नहीं। इस बीच एनडीआरएफ की टीमें तुर्की के हटे इलाके में अब पहुंच गई हैं और बचाव के काम में जुट गई हैं। अभी बचाव का काम खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी वो कुछ दिन वहां रहेंगी। हमारी टोटल 3 टीम्स एनडीआरएफ की जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टर्की में है। 28 साइट्स पे, वर्क साइट्स पे साइन की गई थी, जहां पर एनडीआरएफ ने बहुत सक्सेसफुली जो है एंड प्रोफेशनली उस साइट्स को असेस करके उसमें से लोगों को निकालना, एक्सट्रिकेट करना विक्टिम्स को, उस पर बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन हो रहा है। फिलहाल एनडीआरएफ की तीनों टीमें तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रही हैं। अब तक इन्होंने नूरदगी और हटे में 30 कार्यस्थलों को साफ किया है, 2 लोगों की जान बचाई है और करीब 75 शवों को मलबे से निकाला है। हालांकि भाषा को लेकर कई दिक्कतें इन टीम मेंबर्स को भी आई हैं। हमारे ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस है। मेरा जो थोड़ा सा यूएन का एक्सपीरियंस है वो काम आया। मुझे पता है कि इंटरनेशनल सिनेरियो में जब हम काम करते हैं तो लैंग्वेज की, कस्टम्स की और बहुत सारी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो एनडीआरएफ की जो बॉडी लैंग्वेज है और एनडीआरएफ का जो जज्बा है वो धीरे धीरे अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है। हमारे रेस्क्यूअर्स का जो परसिवरेंस है वो बहुत ही फैंटास्टिक है।
वैसे ये पहली बार नहीं है कि एनडीआरएफ ने विदेश जाकर इस तरह राहत और बचाव का काम किया हो। जापान और नेपाल में ऐसे अभियानों में वो पहले शामिल रह चुकी है। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में बहुत जोरदार भूकंप आया था। आज 16 फरवरी है, यानी 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत जोर शोर से वहां पर रेस्क्यू का काम चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ का कहना है कि जब स्टेज 2 वहां पर शुरू होगा, यानी रिलीफ वर्क शुरू होगा, तब अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि उनकी टीम भारत वापस आ सकती है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। फिलहाल देश की बात में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको ले चलेंगे बेंगलुरु, जहां पर एरो शो में एक जेट सूट खींच रहा है सबका ध्यान, जिसे पहनकर 10 से 20 मीटर तक हवा में उड़ सकता है इंसान। बेंगलुरु में चल रहे इस एरो शो में सिर्फ विमानों का ही जलवा नहीं है, बल्कि ऐसे कई छोटे छोटे उपकरण और गैजेट्स भी हैं जो आने वाले दिनों में शहरों से लेकर खेतों तक की तस्वीर बदल सकते हैं। और खास बात यह है कि सारे उपकरण भारतीय कंपनियां बना रही हैं, और इसी में से एक है जेट सूट, जो पूरी तरह से देश में बना है और 10 से 20 मीटर तक हवा में उड़ सकता है इंसान इस जेट सूट को पहनकर। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब आप अपने देश में किसी को जेट सूट पहनकर उड़ता देखें या खुद उड़ान भरें। इस जेट सूट से आप 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से 10 से 20 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और 10 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इसमें 7 इंजन लगे हैं और इसका वजन 40 किलो है। ऐसे सूट फ्रांस और इंग्लैंड में बने हैं, लेकिन देश में पहली बार बन रहे हैं। ये महज कुछ महीनों की बात है। तो इक्विपमेंट पूरा तैयार है। हमने काफी टेस्टिंग भी कर लिया है। अभी हम पायलट्स को ट्रेन कर रहे हैं। 1-1.5 महीने के अंदर ये पूरा तैयार हो जाना चाहिए। जेट सूट ना पसंद हो तो हवाई टैक्सी में सफर करें। बेंगलुरु में एयर शो में पहली बार इलेक्ट्रिक टैक्सी भी दिखाई गई। 160 किलोमीटर की रफ्तार से ये टैक्सी 200 किलोमीटर तक जा सकती है। एक पायलट के अलावा एक सवारी इसमें बैठ सकता है। भारत में ट्रैफिक पर बढ़ते बोझ को ये टैक्सी हवा कर सकती है। इसे भी अगले 2 साल के भीतर लॉन्च करने की तैयारी है। ये एयर टैक्सी है। बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। चार्ज करने से पहले 1 से अधिक यात्राएं कर सकती है। पूरी तरह इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इसे अलग अलग जगहों पर चार्ज किया जा सकेगा जहां भी ये जाए, ताकि आगे की यात्रा बढ़ाई जा सके। और ये ड्रोन देखिए, 42 किलो का यह ड्रोन 70 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है। ये 60 किलो तक का सामान लेकर आधे घंटे तक उड़ सकता है। इसे खेतों में कीटनाशक छिड़किए, दुर्गम इलाकों तक दवा पहुंचाइए या फिर किसी आपदा की सूरत में मदद के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। एरो इंडिया 2023 ये लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। यूके, फ्रांस जैसे दूसरे देश भी इसकी जानकारी मांग रहे हैं। साथ ही पूर्व सोवियत देश भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यूके एंड आल्सो पीपल फ्रॉम अदर द एर्स्वाइल यूएसएसआर कंट्रीज। ये सब अगले 2 साल में शहरों की सूरत बदल सकते हैं। एरो इंडिया में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे और आपके लिए उपयोगी हो सकता है और आकर्षक भी, जैसे उड़ने वाली टैक्सी या फिर चुटकियों में खेतों में कीटनाशक स्प्रे करने वाला ड्रोन, या फिर ऐसा जेट सूट जिसे आप पहनकर स्पाइडरमैन या सुपरमैन बन सकते हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई,
और गोविंद के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक ऐसी लड़की जिसके शॉट्स ने सचिन तेंदुलकर को भी बना दिया है दीवाना। और अब बात एक ऐसी लड़की की जो बिना जूते पहने नंगे पैर रेतीले धोरों पे चौके और छक्के मार रही है। इस 14 साल की लड़की का वीडियो खूब वायरल हुआ है, यहां तक कि सचिन तेंदुलकर ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। ये कहानी है मूमल मेहर की, जो राजस्थान के बाड़मेर के एक छोटे से गांव में क्रिकेट खेलती है। हुनर बहुत है, एक दिन देश के लिए खेलने का सपना भी देख रही है। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की ये खास रिपोर्ट। चौका, छक्का, और लॉन्ग शॉट। बिना जूते या चप्पल या क्रिकेट गियर राजस्थान के रेतीले धोरों में बाड़मेर के एक छोटे से गांव में एक किसान की बेटी का ये वीडियो खूब वायरल हुआ है। यहां तक कि सचिन तेंदुलकर ने भी इसे ट्वीट किया है। धन्यवाद सचिन सर को। मूमल के परिवार में 7 बहनें और 2 भाई हैं। पिता किसान है, मूमल गांव के ही एक स्कूल में पढ़ती है। घर के काम में हाथ भी बटाती है। कई बार मूमल बकरी चराने भी जाती है, लेकिन फ्री टाइम में क्रिकेट जरूर खेलती है और लंबे शॉट्स मारने का बहुत शौक है। 2 साल हो गए मुझे क्रिकेट खेलते हुए। जी अनीसा को देख मुझे ऐसा लगा कि मैं क्रिकेट बन सकती हूँ। और एक ये है कि मैदान नहीं है और सड़क भी नहीं है, छोटे से मैदान में खेलती हूँ। तो क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी है जो आपको मतलब सबसे पसंद है? सूर्य कुमार यादव। अच्छा, उसका क्या नाम? लंबे हिट सकता है, बहुत अच्छी स्टाइल है। इसका हुनर देख के गांव के शिक्षक ने इसे कोचिंग देना शुरू किया है। मूमल का वीडियो देख के कई संस्थाएं मदद के लिए सामने आई हैं। कोई ग्राउंड नहीं, अभी तक भी नहीं मिला है और ना कोई सड़क है और कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद मूमल को छोटा सा ग्राउंड, उसमें प्रैक्टिस करवाई और आज सचिन सर ने भी उसकी तारीफ की और आज सूर्य कुमार की तरह शॉट खेल रही है और सबको काफ़ी पसंद भी आ रहे हैं शॉट। और ग्रामीण ओलंपिक में हमारी टीम, जिसमें हमारे इलाके की शेरपुरा की 6 लड़कियां ने पार्टिसिपेट किया था उस टीम में और जिला स्तर में हम सेमीफाइनल में हारे थे। बीजेपी के राजस्थान अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मूमल के लिए क्रिकेट किट भेजा है और उम्मीद जताई है कि मूमल का सपना साकार हो। इंडिया टीम में खेलना चाहता हूं। तो देश की बात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।